साल 1952 दिल्ली कांग्रेस कमेटी की बैठक। एक ठंडी शाम दिल्ली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कुछ खास होने जा रहा था। कमरे में बैठे पार्टी के बड़े नेता, जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी थी और अनुभव की लकीरें काफ़ी गहरी, अपने बीच दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा कर रहे। चर्चा गर्म थी। एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जो सत्ता के पक्षधर थे, और दूसरी तरफ युवा नेता जिनके भीतर कुछ खास था, लेकिन जिनकी पहचान अभी तक जनता के बीच पहुंच नहीं पाई थी। बैठक के कोने में एक शांत चेहरा था जो अपनी जगह से उठकर पार्टी के बड़े नेताओं से कुछ कहने की साहस करता था। ये चेहरा चौधरी ब्रह्मप्रकाश का। उस समय उनकी उम्र मात्र 33 साल थी और राजनीति के मैदान में वो काफ़ी नए थे, मगर उनके भीतर एक ज़बरदस्त जुनून था। उनका विश्वास था कि सत्ता सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि समाज के बेहतरी के लिए होता है। पार्टी के बड़े नेता अपने अपने नामों की सिफारिश कर रहे थे। पार्टी के भीतर सबसे बड़े और प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मीर मुश्ताक अहमद। उनका प्रभाव और दिल्ली में उनके सपोर्टर्स का मजबूत नेटवर्क उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए काफ़ी प्रबल दावेदार बना रहा था। कुछ का कहना था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कोई बड़ा नाम होना चाहिए, ताकि पार्टी की पकड़ और मजबूत बने। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक युवा नेता हो और उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि दिल्ली को एक नई दिशा मिल सके। तभी एक आवाज़ उठी, चौधरी ब्रह्मप्रकाश को मौका दिया जाना चाहिए। ये प्रपोजल उस समय के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। आखिरकार एक निर्णायक मोड़ लेता है। पार्टी में हलचल मच जाती है। कुछ ने उनकी ओर एक नज़र डाली और कुछ ने सीधे सीधे उनकी लीडरशिप को नकार दिया। लेकिन ब्रह्मप्रकाश का कॉन्फिडेंस उनकी नज़रों में साफ दिख रहा था। वो जानते थे कि ये उनका पहला मौका है और शायद आखिरी भी, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें सिर्फ पार्टी के नेताओं का ही नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता का भी सपोर्ट चाहिए। सत्ताधारी युवा नेता का उदय। चौधरी ब्रह्मप्रकाश का जीवन संघर्षों और मेहनत से भरा हुआ था। उनका जन्म 16 जून 1918 को नैरोबी यानी कि केनिया में हुआ, लेकिन उनका दिल हमेशा से भारत के लिए धड़कता था। मात्र 13 साल की उम्र में उनका परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली की गलियों में उनका बचपन बीता और यहीं से उनके भीतर देशभक्ति और सेवा का जुनून जागा। आज़ादी की जंग के दौरान वो क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए और जेल भी गए। उनका एक ही नारा था, आज़ादी का हर एक पल हम मांगेंगे और लेकर रहेंगे। इस दौरान उन्हें शेरे दिल्ली का नाम मिला और लोग इस नाम से उन्हें पुकारने लगे। उनका हौसला और लीडरशिप लोगों के दिलों में बस गया, और ये वही समय था जब उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू की। दिल्ली की राजनीति में पहली बार कदम रखना। 1952 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां दिल्ली की राजनीति की दिशा तय हो रही थी, चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने कांग्रेस के सपोर्ट से चुनावी मैदान में कदम रखा। ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के फ्यूचर के लिए था। इस समय दिल्ली सिर्फ एक पार्ट सी स्टेट थी और मुख्यमंत्री की पावर लिमिटेड थी, लेकिन ब्रह्मप्रकाश की सोच और लीडरशिप की क्षमता को देखते हुए उनका नाम तेजी से चर्चा में आ गया। उनकी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी ने उन्हें पॉलिटिक्स में नए चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया, और ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय के सभी बड़े नेता लगभग कांग्रेस में मिले हुए थे। लेकिन ब्रह्मप्रकाश ने ये साबित कर दिया कि अगर आपका दिल साफ है और इरादे सही, तो पॉलिटिक्स में हर किसी का स्थान है। उनकी इमेज को जनता ने अपनी आवाज़ के रूप में एक्सेप्ट किया और उन्होंने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वो न केवल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने, बल्कि भारत के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। जनता से जुड़ाव और बदलाव की दिशा। चौधरी ब्रह्मप्रकाश का मानना था कि पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में घर बनाने का नाम है। उनका ये बड़ा कदम था पंचायती राज और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सपोर्ट करना, ताकि गाँव को सशक्त किया जा सके। उनका मानना था कि दिल्ली के हर नागरिक को अवसर मिलना चाहिए
और उनका ये विजन उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि विजनरी बना देता है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने न सिर्फ दिल्ली को अर्बन डेवलपमेंट दिया बल्कि उन्होंने दिल्ली के गाँव को भी मजबूत किया। उनकी लीडरशिप में दिल्ली में काफ़ी स्कीम्स लॉन्च हुई। उन्होंने डेवलपमेंट और समाज के सशक्तिकरण को प्राइमरी फोकस दिया। उनके इस विजन ने उन्हें जनता के बीच एक पॉपुलर नेता बना दिया। शेरे दिल्ली, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनका योगदान। चौधरी ब्रह्म प्रकाश का कार्यकाल सिर्फ राजनीतिक सफलता तक सीमित नहीं था। उनका जनता से जुड़ाव और उनके प्रति कमिटमेंट हमेशा एक्शंस में दिखा। वो बसों में सफ़र करते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सॉल्व करने की भी कोशिश करते थे। और यही कारण था कि उन्हें सीएम नहीं बल्कि शेर दिल्ली पुकारा जाता था। उनकी मेहनत और लगन से दिल्ली को एक नई दिशा मिली। उनका पॉलिटिकल योगदान सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने दिल्ली को सोशल और कल्चरल उत्थान में भी अपना योगदान दिया। उनके आइडियल्स और उनके वर्क आज भी दिल्ली की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। विरासत और प्रेरणा। 1993 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी जिंदा है। ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक इंस्टीट्यूट और जाफरपुर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर काम कर रहे हैं। 2001 में उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की ये प्रेरणादायक जर्नी ये साबित करती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो न केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठकर शासन करे बल्कि जनता के दिलों में अपनी राज बनाए। वो सिर्फ दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि उन्होंने नीयत और अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से पूरे भारत में ये मैसेज दिया कि सच्चा लीडर वही जो सोसाइटी और इंसानियत की भलाई के लिए काम करे। आज जब हम दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश का नाम शायद हम लोगों को नहीं पता, बट वो शेरे दिल्ली थे और हमेशा से याद रखे जाएंगे। उनका योगदान और उनकी विरासत दिल्ली के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।